हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर सारे कंप्लीट है। एक लास्ट वाला चैप्टर साउंड का बाकी रहा है जो कि हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा। अभी जो आपके हाफ ईयरली के एग्जाम होंगे उन एग्जाम्स के अंदर जो चैप्टर्स आ रहे हैं एंड जो 4th कसौटी का एग्जाम है गुजरात बोर्ड से उसके अंदर जो चैप्टर्स आ रहे हैं उन चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम से पहले, ताकि आपको भी अच्छा लगे उसके लिए और आपका एक तरह से रिवीजन हो। बहुत टाइम हो गया उनको पढ़े हुए। मोशन का चैप्टर तो हमने 2 बार कंप्लीट कर लिया। एक बार हमने एनसीईआरटी बुक से किया था, उसके बाद में हमने जेडब्ल्यू और नीट के फाउंडेशन में इसको पूरी तरह से कवर किया, कुछ भी बाकी नहीं उसके अंदर। एंड बाकी 2 चैप्टर का भी रिवीजन आज हम देख लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। सो ब्रीफ के अंदर इंट्रोडक्शन लेंगे इन सभी का, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। क्वेश्चंस हमने ढेर सारे कर रखे हैं, एक आधा क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। चलिए सबसे पहले रिवीजन करते हैं हम मोशन का। चलिए मोशन चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं पहले हम याद कर लेते हैं, फटाफट से फॉर्मूला लिखेंगे और समझेंगे किसका कहाँ एप्लीकेशन है। तो सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी वो पढ़ी थी हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये दोनों जो है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है मीटर। क्लियर। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। यहां से बताया आपको, ठीक है। इनका फॉर्मूला हम आगे बात करेंगे। डिस्टेंस का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट जितना पाथ कवर करता है टोटल उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की कम से कम दूरी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मतलब कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो ओनली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। उसके बाद हमने बात की थी स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी इन दोनों की ऐसा यूनिट जो है वो होती है मीटर पर सेकेंड। स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी फॉर्मूला हो जाता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को d से लिखते हैं ऊपर एरो वेक्टर दिखाने के लिए, और इसको सिर्फ नॉर्मल d से लिखते हैं, ठीक है। सो ये वेलोसिटी और स्पीड का फॉर्मूला है। वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने डायरेक्शन चेंज की तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव होती रहती है, और जबकि स्पीड किसी भी डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता, इसको सिर्फ डिस्टेंस से मतलब है। तो स्केलर अपॉन स्केलर इज इक्वल टू स्केलर एंड वेक्टर अपॉन स्केलर इज इक्वल टू वेक्टर, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि दोनों की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। इसके बहुत सारे ग्राफ भी है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वीटी ग्राफ जो हमारा होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। क्यों है? क्योंकि वीटी ग्राफ से हमको अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे मतलब v into t करेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और अगर हम v by t करेंगे मतलब स्लोप निकालेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ ये है कि अगर आपको वीटी ग्राफ दे रखा है इट मींस कि आप डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां तक ये चीजें क्लियर है। चलिए नोट करना चाहे तो नोट कर ले फटाफट। आगे बढ़े और तो उसके बाद हमने बात की थी एवरेज चीजों की। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी का क्या चीज है कि भाई देखो, हमको जब भी आपको कोई चीज स्लॉट के अंदर दे रखी है, मतलब एक ऑब्जेक्ट अलग अलग ड्यूरेशन के अंदर अगर ट्रेवलिंग कर रहा है, चल रहा है, मूव कर रहा है, तो हर स्लॉट के अंदर उसकी स्पीड अलग होगी, वेलोसिटी अलग होगी, और उसने डिस्टेंस भी अगर हर स्लॉट के अलग अलग है तो कैसे क्वेश्चन करेंगे। हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए, ठीक है। तो इसके लिए एवरेज स्पीड का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं पहले, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी सेम होता है। क्या चेंज हो जाएगा यहां पर? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अपॉन टोटल टाइम, ठीक है।
अब देखिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में अब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा भाई, अगर अलग अलग स्लॉट दे रखे हैं तो d1 d2 d3 अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3। फॉर एग्जांपल कि अगर एक पार्टिकल है वो यहां से यहां गया, a से b गया, फिर b से c गया, फिर c से d गया, तो अलग अलग स्लॉट के अंदर उसने अलग अलग वेलोसिटी से गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल की d1, यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल की d2 और यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल की d3, ठीक है ना। a से b आने में t1 टाइम लगा है, b से c आने में t2 टाइम लगा है और c से d जाने में d3 टाइम लगा है। अगर आपको डिस्टेंस पूछी जाए तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सभी को ऐड कर लोगे, डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी जगह कैसे दिया होगा, अगर आपको डिस्टेंस ना देकर अगर वो वेलोसिटी दे दो, स्पीड दे दो, अगर आपको ये बोले कि a से b जाने में a से b वो v1 स्पीड से गया, b से c वो v2 स्पीड से गया और c से d वो v3 स्पीड से गया, तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे भाई, डिस्टेंस जो है उसको स्पीड की फॉर्म में कैसे लिखते हैं भाई, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, स्पीड टू टाइम। सो इस केस के अंदर एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v1 इंटू t1 v2 इंटू t2 प्लस v3 इंटू t3 अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको याद हो, ठीक है। उसके बाद बात करें कि अगर हमको ऐसे नहीं दे रखा है, t नहीं गिवन है, तो कि भाई v1 v2 v3 प्लस जा रहा है और जो डिस्टेंस है d1 d2 और d3 है। अब इस केस के अंदर क्या करना है भाई, हमको वेलोसिटी, हमको जो t है उसको हटाना है, तो t को हटाना है तो यहां से फॉर्मूला लिखेंगे तीसरा वाला थर्ड वाला। इस केस के लिए उसके लिए क्या बन जाएगा भाई, टोटल डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा d1 d2 प्लस d3 अपॉन में t1 की बात करें, t1 क्या t1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v1 अपॉन d1। भाई वेलोसिटी स्पीड जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मेरे को टाइम की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर सकता हूं, सही कि नहीं। तो d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2 प्लस d3 अपॉन v3, ठीक है। सो ये एवरेज स्पीड के अलग अलग फॉर्मेट है कि अगर क्वेश्चन जिस तरीके से दे रखा है, क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। लेकिन मेन फॉर्मूला ये आप देख लीजिए, एक ही फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला जो है बेटा एक ही है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपको बाकी फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे अपने आप, ठीक है। बाकी फॉर्मूला हमने किया क्या है कि अगर हमको डिस्टेंस नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस की जगह वेलोसिटी टू टाइम पुट कर लेंगे और सभी के अंदर वैल्यू पुट करते जाएंगे। अगर हमको t नहीं गिवन है तो क्या करेंगे, तो t की जगह t के फॉर्मूले से t की वैल्यू पुट कर लेंगे, इस तरह से करते हैं। एंड सेम चीज डिस्प्लेसमेंट के लिए भी, वेलोसिटी के लिए भी रहेगी। सो एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूं। एक फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का अच्छा आता है, वो आता है नंबर ऑफ वेलोसिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। मतलब कि एक पार्टिकल सपोज यहां से यहां अलग अलग स्पीड से जा रहा है ना, सो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी v1 है, फिर v2 है, फिर v3 है ना, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ वेलोसिटी मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। नंबर ऑफ वेलोसिटी कितनी है, 3, तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये एक अलग फॉर्मूला है, हालांकि ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को जोड़ देंगे, डिस्प्लेसमेंट को अपॉन में टाइम को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। जो चैप्टर के अंदर चीजें आ रही है हमारे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है उसी का रिवीजन हम मेनली करेंगे, तो नोट करें इसको। चलिए आगे बढ़ते बेटा। उसके बाद हमने जो पढ़ा वो मेन पढ़ी मोशन की इक्वेशंस, 3 तरह की मोशन की इक्वेशन। इस पे पूरा काइनेमेटिक्स बेस है बेटा। फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स, जो कि आपका पूरा का पूरा इन 3 फॉर्मूलों पे काम करता है, न्यूटन के 3 लॉ पे काम करता है। तो पहले 3 न्यूटन के लॉ की बात करें तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो होता है वो इनर्शिया से होता है। मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, और अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली मूव करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। दूसरा जो न्यूटन का लॉ, इस फर्स्ट लॉ को इनर्शिया का लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनर्शिया का मतलब होता है मास। मैं आपको बोलूं एक छोटा ऑब्जेक्ट है, कम मास का ऑब्जेक्ट है, उसको एक अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट करवाना आसान है, लेकिन एक भारी ट्रक है, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसको अपनी जगह से डिस्प्लेस करवाना मुश्किल है। बात समझ रहे हो ना। इसी का मतलब होता है इनर्शिया की। जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है, जितना उसका मास होता है, उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होता है। इनर्शिया का मतलब होता है चेंज इन स्टेट, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करने देता है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, और मोशन में है तो मोशन में वो रहना चाहता है, ठीक है। इसके लिए हम डायरेक्शन का इनर्शिया पढ़ते हैं, ठीक है। हम बहुत सारे तरह के इनर्शिया की हमने बात की थी।
उसके बाद बात करें कि इसके 3 इक्वेशन मोशन की। सो फर्स्ट मोशन की इक्वेशन आती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन जो आती है वो आती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 मोशन की काइनेमेटिक इक्वेशन है जिसपे पूरा का पूरा फिजिक्स आपका बेस है, ठीक है ना। फिजिक्स की कोई भी ब्रांच हो, न्यूटन लॉ के ये 3 लॉ जरूर काम में आते हैं। ये काइनेमेटिक इक्वेशन है, न्यूटन के 3 लॉज नहीं है, पहली बात, ठीक है। अब इन इक्वेशन को कैसे काम में लेते हैं कि अगर एक पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा है और कुछ टाइम t के बाद में उसने डिस्टेंस d कवर की और उसने उसकी वेलोसिटी होगी v2 या v होगी, तो उस केस के अंदर एक्सेलरेशन अगर a है तो उस केस के अंदर ये सारी चीजें काम आती है। यहाँ पे एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है मेन, वो ये कि एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको धीरे धीरे समझ आ गया कि हमने क्यों बात की ऐसी। तो यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने एक और चीज की थी पी। इसमें इस तरह के इन सब में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। फर्स्ट वाला फॉर्मूला कब काम में लेते हैं, जब हमको एस नहीं गिवन होता। सेकंड वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं जब हमको फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन होती। और थर्ड वाला फॉर्मूला जब काम में लेते हैं तो हमको टी नहीं गिवन होता, टाइम नहीं गिवन होता, ठीक है ना। टाइम नहीं गिवन होता ना पूछा गया हो तो उस केस के अंदर फॉर्मूला यूज करने की ट्रिक्स है। उसके बाद एक और चीज है वो है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बेटा, मोमेंटम का मतलब होता है, ये सारे चैप्टर का साथ में रिवीजन चल रहा है, आप घबराए नहीं बिल्कुल। ग्रेविटेशन भी कहीं पे आ जाएगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी आ जाएगा कहीं पर। ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, कोई ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। तो हम साथ में अगर जहां पे भी जो चीज याद आ रही है हम साथ में कवर करते जा रहे हैं। मोमेंटम का मतलब होता है मास, ऑब्जेक्ट का मास इंटू उसकी वेलोसिटी m इंटू v। इसको लिखते हैं p से, p इज इक्वल होता है m इंटू v। मतलब अगर एक m मास का ऑब्जेक्ट किसी v वेलोसिटी से जा रहा है इट मींस कि उसके पास में p मोमेंटम अवेलेबल है, ठीक है ना। अब मोमेंटम से क्या मतलब होता है सर, आप समझिए कि एक कोई मास है, छोटे मास का ऑब्जेक्ट है, उसको अगर तेज वेलोसिटी से, मैक्सिमम वेलोसिटी से अगर उसको थ्रो किया जाए तो जब वो किसी जगह पे लगेगा तो वहां पे वो मोमेंटम बहुत अच्छा देगा, तो वो मोमेंटम उसका अच्छा हुआ। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक भारी ऑब्जेक्ट है, मास उसका बहुत ज्यादा है और उसकी वेलोसिटी बहुत कम है, और उसको अगर आपने थोड़ी वेलोसिटी से छोड़ा है फिर भी वो किसी जगह पे हिट करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम देगा। तो दोनों केस के अंदर जब मास ज्यादा होता है या फिर जब वेलोसिटी ज्यादा होती है, दोनों केस के अंदर मोमेंटम जो है वो हमेशा ज्यादा आता है, ठीक है ना। ये दोनों का बैलेंस की बातें हैं। तो मोमेंटम आपको दिख भी रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के भी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के भी। दोनों में से कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसके रेस्पेक्टिवली मोमेंटम भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है। क्लियर, ठीक है। नोट कर लीजिए यहां तक जो भी नोट करना चाहें। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की। न्यूटन का सेकंड लॉ है वो इसी मोमेंटम पे बेस आता है। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अगर एक ऑब्जेक्ट पर F फोर्स अप्लाइड किया जाए और उसकी वेलोसिटी v1 से v2 हो जाए t टाइम के अंदर, तो आपको बोला जाए कि वो फोर्स कितना होगा, तो वो फोर्स उतना होगा जितना कि चेंज इन मोमेंटम हुआ है। अब मोमेंटम में चेंज का मतलब क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जैसे कि m मास का है, वो भी u वेलोसिटी से जा रहा है, t टाइम बाद इसका मास तो भी u ही है, m ही है, और इसकी वेलोसिटी होगी v, और इसने t टाइम कवर किया है, तो मोमेंटम में डिफरेंस क्या है। यहां पे इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है m इंटू यू, यहां पे इसका फाइनल मोमेंटम कितना है m इंटू वी। सो जो फोर्स होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम p डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम की बात करें, सो चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है mv, तो f जो होता है वो होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन में टाइम। तो फोर्स को हम लिखेंगे p फाइनल बोले तो mv माइनस mu अपॉन टाइम। तो फोर्स m कॉमन ले लेंगे तो v माइनस u बाय t, और ये आपने जिंदगी में कई बार देखा होगा, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फोर्स का फॉर्मूला सेकंड लॉ से हमारे पास में आता है F इज इक्वल टू m इंटू a। ये न्यूटन बाबा का दूसरा लॉ है, ठीक है। इस लॉ से हमने ये समझा कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर F फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स कितना होगा, उसके ऑब्जेक्ट के चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हमने सारे किए हैं, फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। नोट करें इसको। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो, आपको मैंने कल एक और चीज बताई थी कि ये जो आपको चेंज इन मोमेंटम दिख रहा है इसको कहते हैं इंपल्स।
याद है काफी लोगों को। इम्पल्स मैंने आपको बोला था इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो इम्पल्स को लिखते हैं फोर्स इनटू में टाइम। किसी एक जगह पे एट द इंस्टेंट किसी एक अचानक से फोर्स लगता है ना, उस फोर्स को अगर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर फोर्स, ज्यादा अमाउंट के अंदर फोर्स अगर कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगता है, देन इट इज कॉल्ड इम्पल्स। सॉरी, क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। और कुछ भी रह गया तो मैं देख लेता हूं। अच्छा बेटा, ग्राफ की चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट मींस कि आपको ग्राफ समझ में आने चाहिए, किस तरह से ग्राफ काम करते हैं। और ग्राफ पे बेटा मैंने कम से कम 7 लेक्चर लिए बेटा। प्रीवियस आप लगाने के प्रीवियस 2 वीक से मैं ग्राफ पे और उसी मोशन के चैप्टर पे ही बात कर रहा था, ताकि मुझे ये है कि आपको ग्राफ ही क्वेश्चन में अगर एग्जाम में मिलेगा। एक ग्राफ को दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीजें, वो कन्वर्जन आज देख लेते हैं एक बार के लिए। चलो, कन्वर्जन का शायद टॉपिक मैं वो करवा देता हूं। जैसे अगर आपको बोले कि एक एक्स की ग्राफ दे रखा हो और आपको उसको वी टी ग्राफ में कन्वर्ट करना है, बोल बेटा सही बात। एक्स टी ग्राफ को दे रखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, एंड यू नीड टू चेंज इट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो हमको क्या करना है, देखो पहले तो ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ कैसा, सपोज कि कैसा ग्राफ दे रखा है, ठीक है, एक्स टी ग्राफ। अब इस ग्राफ को देख के पहले हम समझते हैं कि पार्टिकल क्या कर रहा है, उसका नेचर कैसा है। कैसे समझेंगे, तो देखो भाई जीरो टाइम पर उसकी डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0 था। जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ में एक लीनियर ग्राफ शो कर रहा है। मतलब कि जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, उतना डिस्टेंस या पोजीशन बढ़ रही है, उतना ही रेस्पेक्टिव टाइम बढ़ रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक साथ में बढ़ते हैं, एक ही रेशियो से बढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। अरे भाई 5 मीटर के अंदर 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर चला, अगले 1 सेकंड के अंदर फिर से 5 मीटर चला, अगले 1 सेकंड के अंदर फिर से 5 मीटर चला। तो बेटा 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर चल रहा है, तो आप जब वेलोसिटी निकालोगे, ईच पॉइंट के लिए स्पीड निकालोगे, तो क्या आएगा, 5/1। फर्स्ट के लिए, दूसरे के लिए भी 5/1, तीसरे के लिए भी 5/1। तो हमारे पास में कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी। सो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है भाई। 0 पे था, 0 से 5 मीटर पे आया, 5 से 10 मीटर पे आया, 10 से 15 मीटर पे आया। तो डिस्प्लेसमेंट तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है ना, डिस्टेंस तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है ना। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, मतलब पोजीशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। लेकिन हम जानते हैं कि ये कैसा ग्राफ है, कांस्टेंट वेलोसिटी का। अब कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, वो आपको x/t के स्लोप से मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि ये स्लोप आपको दे रखा है, तो आप इसका स्लोप निकालेंगे ना x/t करके। तो x/t आप जो भी स्लोप निकालेंगे, उससे आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। वो वेलोसिटी का ग्राफ आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जो कि कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कैसा होता है, ऐसा होता है, सही कि जो भी वैल्यू हो यहाँ पर, उससे कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे वैल्यू भी नहीं लिखी, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकंड सॉरी 10 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, जो भी वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सो ये एक्सटी ग्राफ को मैंने वीटी ग्राफ में कन्वर्ट किया, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पूछे कोई भी ग्राफ जैसे दे रखा है, अब इसी तरह मैं बात करता हूं वीटी ग्राफ की। ये कहीं अगर वीटी ग्राफ होता और आपको बोले कि एटी के अंदर कन्वर्ट करो, ठीक है, वीटी ग्राफ उसको एटी के अंदर कन्वर्ट करना। तो वीटी ग्राफ क्या शो कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट से। किससे, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। भाई देखो ना, 1 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड के अंदर उसकी स्पीड कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड। तो 4 के रेशियो से, कांस्टेंट रेशियो से वो इंक्रीज हो रही है। तो आप सोचिए कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा क्या आएगा। देखो फॉर एग्जांपल 4 मीटर पर सेकंड है फर्स्ट सेकंड के अंदर, 8 मीटर पर सेकंड है दूसरी सेकंड के अंदर, 12 मीटर पर सेकंड हो गया तीसरी सेकंड के अंदर। तो आप देखिए कि आप इस लोड के लिए आप एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितना, 8 - 4 कितना 4 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम कितना है 1। सो कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए यहां पे एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, 12 - 8 इज इक्वल टू 4 और 3 - 2 इज इक्वल टू 1। तो यहां पे भी कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखिए कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ ऐसा आ जाएगा। बोलो कोई तकलीफ बेटा, किसी भी तरह का ग्राफ दिया हो आप उसको दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको कोई घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसे कन्वर्टर के ग्राफ भी आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या करेगा बेटा, और ज्यादा घुमा के ऐसे कर लेता है, यहाँ पे ऐसे कर लेता है,
वो थोड़ी बहुत अक्ल हम लगा लेंगे जब ग्राफ आएंगे अच्छे तरीके, ठीक है। ये कंपटीशन की बात है, आगे के बोर्ड के लिए कोई जरूरी नहीं है। चलिए बेटा आगे हम बढ़ते हैं बेटा। हाँ जी साहब, उसके बाद जो चीज आई थी हमारी आई थी वो बायनेंसी का फोर्स आया। बायनेंसी का फोर्स याद है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह के फ्लूइड या लिक्विड के अंदर हम इमर्ज करते हैं तो वो फ्लूइड या लिक्विड जो है वो ऊपर की साइड में एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, तो उसको बोलते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट और प्रेशर के अंदर रिलेशन भी देख लें आप। थ्रस्ट अपॉन टाइम जो होता है उसको बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है थ्रस्ट अपॉन टाइम, मतलब थ्रस्ट को बोलते हैं फोर्स, फोर्स का ही एक यूनिक नाम इसको बोलते हैं फोर्स। अब ये फोर्स कौन सा है? अब सर इस फोर्स को फोर्स क्यों नहीं बोला गया, थ्रस्ट क्यों बोला गया? थ्रस्ट का मतलब होता है कि जब भाई मैं बोलूं कि फोर्स, एक ऑब्जेक्ट में फोर्स ऐसे ऑब्जेक्ट है ना, अब मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाना चाहता हूं, क्या मैं लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। आप जिस डायरेक्शन में चाहे फोर्स लगा सकते हैं, वो फोर्स जितना एंगल बनाएगा उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी भी अदर एंगल से फोर्स लगा सकते हैं ना, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना कि इस ऑब्जेक्ट पे आप ऐसे ही फोर्स लगा सकते हो, या तो हॉरिजॉन्टली या फिर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, आप किसी भी एंगल से लगा सकते हो। लेकिन जब जब आप इसका एक स्पेशल केस क्या हो सकता है कि जब भी आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाते हो, देन दिस फोर्स विल नोन एज थ्रस्ट, ठीक है ना। जब भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ये बेंच है, टेबल, इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर फोर्स जितने टाइम के लिए लगता है उसको कहते हैं प्रेशर, ठीक है। सॉरी, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, टी नहीं बेटा, टी का क्या करेंगे? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया मतलब कि जितने एरिया पे फोर्स लग रहा है और कितना फोर्स लग रहा है उसको कहते हैं प्रेशर। प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। एरिया तो जानते हैं आप सारे। अब आप समझिए कि जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना डिस्ट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये नॉब दिख रही है आपको मार्कर की, अब मैं इस नॉब से मेरे हाथ के ऊपर इस तरह से प्रेशर लगा रहा हूं, ठीक है, तो थोड़ा मुझे हाथ पे पेन होगा। अब मैं थोड़ा और प्रेशर लगा रहा हूं तो और पेन होगा। अब मैं क्या करता हूं कि भाई ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स को मेजर कर लेता हूं जितना फोर्स है, फिर उतना ही फोर्स मैं पूरे एरिया के लिए लगाता हूं, इस पूरे जो मेरा हाथ है इसके लिए लगाता हूं, तो वो जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और अब मेरे को प्रेशर कम लगेगा। क्यों? क्योंकि एरिया जब बढ़ेगा, आप यहां से देखिए कि जो फोर्स है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब फोर्स को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे इनवर्स रिलेशन किसके अंदर है? एरिया के अंदर। मतलब अगर आपने एरिया को इंक्रीज किया, अगर मैंने एरिया को इंक्रीज कर लिया तो प्रेशर जो है वो गिवन फोर्स के लिए क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इनवर्स रिलेशन यही होता है, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, और अगर एक डिक्रीज होगा दूसरा इंक्रीज होगा। इसी को कहते हैं इनवर्स रिलेशन। बहुत ज्यादा टफ तो नहीं जा रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करना है आपको। तो बायनेंसी के फोर्स के लिए हमने ये देखा था कि अगर एक फ्लूइड या लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को हम मर्ज करवाएं तो वो फ्लूइड या लिक्विड जो है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर की साइड में फोर्स लगाता है। अब उस ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम है ना वो उतना ही वाटर बाहर डिस्प्लेस करता है। उसको कहते हैं हम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल वगैरह से हमने निकाला था, ठीक है ना, बायनेंसी के फोर्स वगैरह से, वेट वगैरह से। अच्छा, वेट और मास के अंदर डिफरेंस क्या होता है बताइए? मास जो होता है वो बेटा एक कांस्टेंट चीज है। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरा मास है 60 kg, तो मैं चांद पे चला जाऊं, भले मंगल पे चला जाऊं, भले कहीं पे चला जाऊं, बेटा मेरा मास जो है वो 60 kg ही रहेगा, इसमें कभी कोई वेरिएशन नहीं होगा। हाँ, मास वेरी करता है, बिल्कुल वेरी करता है, हाँ, ये आइंस्टीन की थ्योरी है, लेकिन वो बहुत ही, आप समझिए कि एक एक्सट्रीम स्पीड में जाके वेरी करता है। किसी ऑब्जेक्ट का मास ऐसे ही चेंज नहीं होता। जब उसको एक बहुत ही क्लासिक वेलोसिटी से आप जब मूव करवाते हो तो उसके मास के अंदर कुछ वेरिएशन आता है, ऐसा आइंस्टीन बाबा बोल के गए हैं। अब आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी जो बाद में बात करेंगे, उसकी ज्यादा बात नहीं है। तो मास मतलब एक कांस्टेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस, आप बोलिए फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन जो वेट है उसका मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट का फोर्स, उस ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है उसको कहते हैं वेट। तो मास जो होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। आपको बोला जाएगा एक ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे 40 kg का है, उसको चांद पे भेजा गया तो उसका मास क्या होगा? 40 kg ही रहेगा बेटे, मास में कोई वेरिएशन कभी नहीं आता। तो क्या बदला सर? वेट बदला। वेट को लिखते हैं W से, और W इक्वल होता है m × g, जानते हो ना? अब देखिए m क्या चीज है? मास, और g क्या चीज है? एक्सेलरेशन। तो अगर किसी को बुरा नहीं लगे तो मैं इसको m × a लिख लूं। अच्छा, जब मैंने m × a लिखा, m × a तो क्या होता है? फोर्स। तो जो वेट होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है? फोर्स होता है। अब फोर्स क्या क्या चीजों पर डिपेंड करता है? मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो जी पे भी डिपेंड करता है ना बेटा, इसलिए जो वेट है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना उसी को कहते हैं वेट कहते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप चांद पे चले जाओगे, अगर 40 kg का ऑब्जेक्ट है तो मास तो उसका 40 kg है, लेकिन वो चांद पे चला गया तो क्या होगा, तो चांद पे जो जी है ना बेटा, मून पे जो जी है ना वो अर्थ के जी का 1/6 है, तो अब उसका जो वेट है ना वो क्या हो जाएगा, m इंटू में 1/6 इंटू में जी। अब ये इसका वेट हो जाएगा जो कि कम है भाई, पहले कितना था m इंटू जी वेट अर्थ के ऊपर, और अब मून के ऊपर कितना हो गया m इंटू जी डिवाइड बाय 6, mg 6 टाइम कम हो गया, ठीक है ना। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए जो नोट करना चाहते हैं आप। सो ग्रेविटेशन के अंदर भी बस यही बात की, ग्रेविटेशन का ही हमारा फॉर्मूला है। अच्छा, ग्रेविटेशन न्यूटन बाबा ने जो लॉ दिया है, न्यूटन का मैकेनिक्स के अंदर काफी अच्छा रोल रहा है बेटा, मैकेनिक्स के अंदर ग्रेविटेशन की बातें। हालांकि गैलीलियो ने उससे पहले, उनसे काफी पहले बात की थी, गैलीलियो आपने सुना होगा कभी नाम, उन्होंने उनसे न्यूटन से बहुत टाइम पहले ये सारी इन्वेंशन मतलब चीजें एक बार समझ ली थी कि भाई अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को मूव करवाएं तो ग्रेविटेशन का फोर्स उन्होंने एक बार फील करवाया था, लेकिन न्यूटन ने उनको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली हर तरह से प्रूफ करके और हर जगह अपना नाम फैला लिया। सो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स का, कि दो ऑब्जेक्ट अगर m मास के हैं, अलग अलग मास के हैं, फॉर एग्जांपल m1 और m2 मास के हैं, और वो किसी एक डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, देन उसके बीच में जो फोर्स लगता है वो m1 इंटू m2 के तो प्रोपोर्शनल होता है, एंड उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इन दो इक्वेशन को हम मर्ज करवाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सॉरी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और m1 m2 अपॉन v स्क्वायर। पूरे चैप्टर के अंदर एक ही फार्मूला था, ज्यादा कुछ बात नहीं थी इसके अंदर। और जब भी आपको इस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना, तब आपको डिजिट दे रखी होगी, चाहे अर्थ और मून के बीच का ग्रेविटेशन फील्ड बोले अगर आपको, तो आपको अर्थ का, मून का रेडियस वगैरह, डायमीटर वगैरह, उसका मास वगैरह सारा कुछ गिवन होगा, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो आई होप कि इस चैप्टर्स के अंदर यही कुछ रिवीजन की बातें थी, और कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। एक मेरी बच्चों से आपसे रिक्वेस्ट बेटा ये है, 9th क्लास के बच्चे बहुत ध्यान से सुने, दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं आज की। पहली बात तो हमारी जो डाउट क्लास होती है, लाइव डाउट क्लास, उसके अंदर क्वेश्चंस पूछना कंपलसरी बेटा सभी को, ठीक है ना। आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ पाए। अगली बार से जो लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कल जैसे सैटरडे क्लास है, जो भी क्लास है सब्जेक्ट की, आप डाउट पूछा करें, डाउट के बिना आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरी बात, कुछ बच्चे बेटा है ना डाउट किस तरह से पूछते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे जब आप डाउट पूछते हैं बेटा, तो डाउट का मतलब होता है एक डाउट, दो डाउट, तीन डाउट, इस तरह के डाउट आप अगर एक क्वेश्चन आप लिख के भेजें किस तरह इसका सॉल्यूशन दें, हाथों हाथ आपको मिल जाएगा। दो क्वेश्चन आपने लिख के भेजे किस तरह इसका सॉल्यूशन, हाथों हाथ आपको मिल जाएगा, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, कोई सब्जेक्ट हो। अब कुछ बच्चों की आदत कुछ तो इस तरह से पड़ी है, मुझे समझ में नहीं आता बेटा कि कैसे बच्चे क्या करते हैं। मैं आपको समझाऊं कि कोई भी बुक उठा लिए, ठीक है ना, उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब उस बुक के अंदर स्टार्टिंग में सॉल्व कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो छोड़ दिया सर बताएंगे, दूसरा नहीं हुआ छोड़ दिया सर बताएंगे। अब उस बुक के ऊपर आप मानिए कि एनटीएससी की बुक है, उस बुक के ऊपर आप मानिए कि एक पेज के ऊपर एटलीस्ट 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन आराम से होते हैं। अब बच्चा डायरेक्ट उस 20 क्वेश्चन की फोटो खींचता है, मेरे व्हाट्सएप पे क्लिक करता है, भेज देता है सर की सॉल्यूशन प्लीज। आप इमेजिन कीजिए बेटा कि उनके सॉल्यूशन लिख के क्या आपको प्रोवाइड कर पाना पॉसिबल है? नहीं है बेटा, क्योंकि हम लोग इतने फ्री नहीं होते। डाउट का मतलब है कि आप एक दो क्वेश्चन पूछे 4-5 क्वेश्चन पूछे, लेकिन कुछ बच्चे तो इतने इस तरह के कलाकार हो चुके हैं ना बेटा कि 3-3 पेज किताबों के सीधे फोटोकॉपी, उसको फोटो खींच के और भेज दिया व्हाट्सएप पर, सर सॉल्यूशन प्लीज, सॉल्यूशन प्लीज। मतलब बेटा यहाँ कुछ सर, मैं 8-10 पेज लिख के आपको सॉल्यूशन थोड़ी भेजूंगा बेटा। इज इट क्लियर? सो इस तरह से आप बिल्कुल भी नहीं करें। जिन बच्चों के डाउट है आप फोन करके पूछा करें, और आपको व्हाट्सएप पे डाउट है तो आप कुछ क्वेश्चंस लिख के भेजें बेटा, सीधे पेज के आप फोटो खींच के भेजना है, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, ठीक है ना। क्योंकि आप समझते हैं कि भाई 25 क्वेश्चन आप लिख के भेजेंगे सर खुश हो जाएंगे कि बच्चा पढ़ रहा है, बिल्कुल गलत है। बच्चा कुछ नहीं कर रहा है। जो बच्चा 20 क्वेश्चन एक साथ लिख के भेज रहा है ना सर सॉल्यूशन प्लीज, वो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, गारंटी की बात है। क्योंकि 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन आपने ट्राई किया ही नहीं, मैं ये एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूं, ठीक है। सो आपको अगर डाउट है तो आप लोग कम से कम डाउट पूछा करें, ठीक है। कम से कम डाउट क्लास हर वीक होती है, आप पूछते नहीं है। व्हाट्सएप पे आज एक क्वेश्चन पूछा, कल कोई क्वेश्चन पूछा, तो हमको बताने में कन्वीनियंस हो ना बेटा। आप 50 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एक साथ लिख के भेजते हो, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाना मैं कहता हूं बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज है बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्जाम के लिए, आपके 4th कसौटी के एग्जाम के लिए, एंड जो आपके अपकमिंग मिड टर्म एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए भी। थैंक यू सो मच।